हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोज नंबर एंड मोल, जिसके पहले पार्ट में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोज नंबर को, कि एवोगैड्रोज नंबर होता क्या है। ठीक है, अब देखें केमिस्ट्री में क्योंकि हम केमिकल सब्सटेंसेस को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अब केमिकल सब्सटेंसेस किन पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं? वो एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं, या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, या फार्मूला यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स की जो काउंटिंग है ना, वो बेसिकली केमिस्ट्स के लिए इनकी काउंटिंग जो है वो नामुमकिन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो एवोगैड्रो नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी सब्सटेंस के दिए गए मैस में मौजूद पार्टिकल्स की काउंटिंग करने में मदद देता है। बेसिकली मीन्स कि अगर किसी सब्सटेंस का आपको मैस गिवन है, सो उसके मैस में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, उनको काउंट करने में बेसिकली एवोगैड्रोज नंबर हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बेसिकली एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? बेसिकली इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिक्स 6.02 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, आसान वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, बेसिकली ये जो नंबर होता है ना 6.02 टाइम्स 10⁻23, इस नंबर को बेसिकली आप क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की, कि एवोगैड्रो नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर जो होता है, इट इज represented by the symbol Na। ठीक है, सो ये इसका सिंबल होता है एवोगैड्रो नंबर का। अब इसमें n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर को, और a किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? a रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो को। ठीक है, सो एवोगैड्रो नंबर को आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप कह सकते हैं कि जी 6.02 टाइम्स 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स is called Avogadro's number, that is equivalent to 1 mole of a substance। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का 1 मोल है, ठीक है, सो उसके 1 मोल में 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, या अगर आपके पास 1 मोल है किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का, ठीक है, सो उसमें 6.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, या आपके पास 1 मोल है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, सो उसमें 6.02 टाइम्स 10⁻23 क्या होंगे? फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक हो गया जी। आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जी 6.02 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। सो इतने पार्टिकल्स इक्वल होते हैं किसके? 1 मोल के।
ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप कहते हैं कि 12 एग्स, 12 अंडे इक्वल होता है किसके, 1 डजन के, 1 दर्जन के। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन एवोगैड्रोज नंबर एंड मोल्स। अब एवोगैड्रोज नंबर और मोल का क्या रिलेशन होता है उसको हम ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है, कार्बन का क्या सिंबल होता है, C होता है। ठीक हो गया जी। अगर आपके पास इसका 1 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल में याद रखिएगा 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल की कि सपोज आपके पास कोई मॉलिक्यूल है वाटर, वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O। अगर आपके पास इसका 1 मोल है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके 1 मोल में इतने एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, या अगर आपके पास कोई एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक स्पीशी है, लाइक सोडियम क्लोराइड है आपके पास, ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, NaCl। ठीक है, अगर आपके पास इसका 1 मोल है सो इसका मतलब ये है कि इतने, इसके 1 मोल में 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 क्या होंगे, फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक हो गया जी। अब जैसे देखें यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किस चीज़ को करना है, यहाँ पर आपके पास एलिमेंट है, अगर एलिमेंट का 1 मोल है सो उसमें आपने एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या राइट करने हैं, एटम्स राइट करने हैं। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे वाटर है, ठीक है, और उसका 1 मोल है सो आपने एवोगैड्रोज नंबर के साथ क्या राइट करना है, मॉलिक्यूल्स राइट करने हैं। इसी तरह से आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl है, उसका 1 मोल है सो उसके साथ, उसमें आपने एवोगैड्रोज नंबर के साथ क्या राइट करना है, फार्मूला यूनिट्स राइट करने हैं। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि जी 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स और 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जी 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड आर इक्वलेंट टू 1 मोल। ठीक है, सो इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने फार्मूला यूनिट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम जरा देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अभी जैसे आप देखें कि हमने देखा कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, अगर उसका आपके पास 1 मोल है सो उसमें 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है जैसे यहाँ पर H2O है, ठीक है, सो उसमें हमें पता है कि उसके 1 मोल में इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। बट अब हमने देखना यह है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसके 1 मोल में कितने एटम्स होंगे। ठीक है, सो ये हम रिलेशन देखने जा रहे हैं। सो उसके लिए आपको ये तो क्लियर है कि अगर आपके पास वाटर है H2O और उसका 1 मोल है, ठीक है, सो 1 मोल में 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब देखें आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ कि H2O मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स and 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब हमें ये तो पता है
कि जी एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। अब हमने देखना यह है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल ना हो बल्कि कितने मॉलिक्यूल्स हों, इतने मॉलिक्यूल्स हों, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स हों, तब कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और तब कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल्स और राइट साइड पर हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे। एक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। अगर आपके पास 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हों वाटर के, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 1 था ना ऑलरेडी, ठीक है, तो मैंने 1 के साथ 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब मैंने इधर मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो दोबारा से देख लीजिए कि अगर एक मॉलिक्यूल है वाटर का तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, अब हमने एक मॉलिक्यूल में नहीं चेक करने बल्कि कितने मॉलिक्यूल्स में चेक करने हैं, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में। तो हाइड्रोजन के देखें 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स कि जो हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे आपके पास वो कितने आ जाएंगे, 12.04 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के आपके पास। जब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम ज़रा कंपेयर कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को और ऑक्सीजन को। वाटर मॉलिक्यूल्स और राइट साइड पे ले लेंगे हम ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब देखें एक वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही अवेलेबल है। ठीक है, H2O में एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन अवेलेबल है। सो 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन अवेलेबल होंगे, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने दोनों तरफ 6.02 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल। ठीक है, सो इस तरह से आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं और 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन के एटम्स और कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड। अब जैसे देखें, अभी हमने देखा कि किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो ये तो चीज़ हमने देख ली। अब इसी तरह से किसी भी आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस आप कैसे चेक कर सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है एक आयनिक कंपाउंड। ठीक है, उसका जब आपके पास 1 मोल है, सो इसका मतलब ये है इसके 1 मोल में 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 क्या हैं, फार्मूला यूनिट्स अवेलेबल है। ठीक हो गया जी। अब हमने ये देखना है कि इस सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में अगर इतने फार्मूला यूनिट्स हैं, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल फार्मूला यूनिट्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। ठीक है, सो उसके लिए आपको मैं ये बताता चलूं कि एक जो सोडियम क्लोराइड होता है, एक फार्मूला यूनिट जो होता है सोडियम क्लोराइड का, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव।
ठीक है, कि अगर एक फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का, सो उसमें एक आयन क्या होगा, पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव होगा, और एक आयन नेगेटिव आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, Cl नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, सो अब हमने कितने फार्मूला यूनिट्स में 6.02 टाइम्स 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन चेक करने हैं कि कितने हैं। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे मैं लिख लेता हूं फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड राइट साइड पे मैं लिख लेता हूं सोडियम आयंस। ठीक है, Na पॉजिटिव। अब देखें कि अगर आपके पास एक फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सो वो एक फार्मूला यूनिट टूटकर एक सोडियम का आयन बना रहा है। ठीक है, सो अगर आपके पास 6.02 टाइम्स 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे, देन जो सोडियम के आयन्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 टाइम्स 10⁻23 आयन्स अवेलेबल होंगे सोडियम के, अगर आपके पास 6.02 टाइम्स 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स अवेलेबल हैं सोडियम क्लोराइड के। ठीक हो गया जी। इसी तरह से अब हम कंपेयर कर लेते हैं फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड क्लोराइड आयंस को। क्लोराइड आयंस Cl नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास एक फार्मूला यूनिट है NaCl का, सो वो एक क्लोराइड आयंस बना रहा है। ठीक है, कि अगर एक फार्मूला यूनिट NaCl का है, सो वो एक क्लोराइड आयन बना रहा है। ठीक हो गया जी। अगर आपके पास 6.02 टाइम्स 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे, देन वो कितने क्लोराइड आयंस बनाएंगे, 6.02 टाइम्स 10⁻23 क्लोराइड आयंस बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, तो देखें 6.02 टाइम्स 10⁻23 आयंस हैं सोडियम के, और 6.02 टाइम्स 10⁻23 आयंस हैं क्लोराइड के। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कितने हो जाएंगे, Na प्लस आयंस प्लस क्लोराइड आयंस, Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, Na प्लस के कितने आयंस हैं, 6.02 टाइम्स 10⁻23, एंड क्लोराइड के भी 6.02 टाइम्स 10⁻23 आयंस हैं। ठीक हो गया। सो टोटली इनका आंसर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12.04 टाइम्स 10⁻23 आयंस। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब आप ये 0.1 के बाद शिफ्ट करेंगे, सो ये कितना आ जाएगा 1.204 टाइम्स 10⁻24 आयंस। ठीक है जी। सो इस तरह से बेसिकली आप नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको कोई भी आयनिक कंपाउंड दे दिया जाए। ठीक है, सो बेसिकली हमने आयनिक कंपाउंड था हमारे पास सोडियम क्लोराइड, उसके 1 मोल में हमने सोडियम आयंस देखे और क्लोराइड आयंस देखे, फिर हमने उसके 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ आयंस देख लिए। ठीक है, होपफुली आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।